और हमारी आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत छोटी, लेकिन जिसके बिना आज हमारी दुनिया शायद रुक जाएगी। सेमीकंडक्टर। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये वो नन्हे दिमाग हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक और यहाँ तक कि अस्पतालों के जरूरी उपकरणों में भी लगे होते हैं। बिल्कुल, और रक्षा प्रणालियों में भी। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये कई अलग अलग रिसर्च पेपर्स, लेखों और हमारे अपने नोट्स पर आधारित है। जी। और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये सेमीकंडक्टर आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं, भारत इस फील्ड में कैसे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया भर में जो ये चिप वॉर्स चल रही हैं वो क्या हैं, और आगे क्या चुनौतियां हैं, है ना? हाँ, और आगे क्या चुनौतियां हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि एक चिप पर अरबों ट्रांजिस्टर समा जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और इन्हें बनाने की प्रक्रिया, वो तो कमाल की है। मतलब इतनी ज्यादा सफाई चाहिए होती है कि एक ऑपरेशन थिएटर भी उसके सामने कुछ नहीं। सोचिए, हवा में धूल का एक कण, बस एक कण, पूरी चिप को बेकार कर सकता है। बाप रे, बहुत ही नाजुक काम लगता है ये। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सेमीकंडक्टर या चिप्स आखिर हैं क्या, और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं? जरूर। देखिए, सेमीकंडक्टर मूल रूप से कुछ खास पदार्थ होते हैं, ज्यादातर सिलिकॉन से बनते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये कुछ शर्तों के तहत बिजली को बहने देते हैं और कुछ शर्तों के तहत रोक देते हैं। मतलब ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा। और इसी गुण की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के काम आते हैं। इन्हीं से बनते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसीज, जिन्हें हम आम भाषा में माइक्रोचिप कहते हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? मतलब आजकल तो शायद हर जगह ही है। लगभग हर जगह। आप सोचिए, कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटिंग, लैपटॉप, सर्वर, हेल्थ केयर, एमआरआई मशीन, पेसमेकर, मिलिट्री सिस्टम्स, गाड़ियां, खासकर ईवीज, क्लीन एनर्जी, एआई, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। ये सच में आज की टेक्नोलॉजी के अदृश्य नायक हैं। अदृश्य नायक, हाँ ये सही शब्द है। और इनका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा होगा फिर तो। बहुत ज्यादा। 2024 में ये इंडस्ट्री खुद करीब 588 बिलियन डॉलर की है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये इंडस्ट्री दुनिया भर में लगभग 7 ट्रिलियन यानी 7 खरब डॉलर की आर्थिक गतिविधि को संभव बनाती है। 7 खरब डॉलर? जी हाँ। तो ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आज़ादी, इन सब के लिए बहुत अहम हो गया है। एक एनालिस्ट ने तो यहां तक कहा है कि अगले 50 सालों के लिए ये जानना कि चिप्स कहां से आ रही हैं, शायद ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि तेल कहां से आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी आज के जमाने का नया तेल। बिल्कुल, हुई सप्लाई चेन्स में से एक है। मतलब एक चिप बनने में कई चरण होते हैं और वो चरण दुनिया के अलग अलग कोनों में होते हैं। कौन कौन से मुख्य चरण होते हैं इसमें? मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े हिस्से हैं। पहला है रिसर्च, डेवलपमेंट और चिप का डिजाइन। ये एक तरह से चिप का नक्शा बनाना है। इसमें बहुत दिमाग लगता है, खास सॉफ्टवेयर लगते हैं और इसमें कोर आईपी यानी बौद्धिक संपदा बहुत मायने रखती है। ठीक है, डिजाइन हो गया। फिर आता है सबसे महंगा और जटिल हिस्सा, फैब्रिकेशन, यानी चिप को बनाना। ये काम होता है फैब्स में, जो बहुत बड़ी अरबों डॉलर की फैक्ट्रियां होती हैं। यहाँ सिलिकॉन के वेफर्स पर वो डिजाइन प्रिंट किया जाता है। ये वही क्लीन रूम वाली बात है। हाँ, वही बेहद साफ माहौल चाहिए होता है। और तीसरा चरण है एटीपी या ओसैट, यानी असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग। यहाँ जो वेफर पर चिप्स बनी हैं, उन्हें काटा जाता है, टेस्ट किया जाता है कि वो सही काम कर रही हैं या नहीं, और फिर उन्हें फाइनल प्रोडक्ट में लगाने के लिए पैक किया जाता है। अच्छा, और सबसे ज्यादा वैल्यू किस हिस्से में बनती है? अगर हम पुराने डेटा जैसे 2019 का देखें, तो सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन फैब्रिकेशन करीब 38% और डिजाइन करीब 30% में होता था। एटीपी ओसैट का हिस्सा लगभग 10% के आसपास था। तो डिजाइन और फैब्रिकेशन ही सबसे अहम है, और तकनीक भी तो लगातार बदलती रहती है इसमें। वो मूर का नियम कुछ है। हाँ, मूर का नियम। इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डन मूर ने यह देखा था कि एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 2 साल में दुगनी हो जाती है, और दशकों तक इसी नियम ने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। इसका मतलब चिप्स लगातार छोटी, तेज और ज्यादा पावरफुल होती गईं। बिल्कुल। हम 28 नैनोमीटर से आज 3 नैनोमीटर, यहां तक कि 2 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, यह हमारे बाल से भी हजारों गुना पतला होता है। अविश्वसनीय।
लेकिन इतनी छोटी चीज बनाना तो बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल? ये तो बहुत ही ज्यादा जटिल है। जैसा मैंने कहा, क्लीन रूम चाहिए, सैकड़ों कदम होते हैं बनाने में, रासायनिक प्रक्रियाएं, भौतिक प्रक्रियाएं। इसमें 3 महीने से लेकर 9 महीने तक लग सकते हैं एक बैच को तैयार होने में। बाप रे। और जरा सी भी चूक, हवा में धूल का कण, पानी में जरा सी अशुद्धि, पूरा का पूरा वेफर जिस पर करोड़ों की लागत लगी है, वो बेकार हो सकता है। और इसी जटिलता और कुछ ही जगहों पर बनने के कारण सप्लाई चेन में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसा हमने कोरोना के टाइम पर देखा भी। हाँ, बिल्कुल। कोविड महामारी ने और साथ ही जो भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। अचानक से गाड़ियों के लिए चिप्स नहीं मिल रही थीं, प्लेस्टेशन नहीं मिल रहे थे, घरेलू उपकरण नहीं मिल रहे थे। हाँ, याद है। इसकी एक बड़ी वजह है एकाग्रता का जोखिम, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। दुनिया की जो सबसे एडवांस चिप्स हैं, उनका 90% से ज्यादा उत्पादन सिर्फ एक जगह होता है, ताइवान में। और वहां भी मुख्य रूप से एक ही कंपनी है, TSMC। 90% सिर्फ ताइवान में? ये तो बहुत ज्यादा निर्भरता हो गई। हाँ, यही चिंता की बात है। पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक तरह से एक ही द्वीप पर निर्भर है। और शायद इसी वजह से ये चिप वॉर्स यानी चिप युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, खासकर अमेरिका और चीन के बीच। ये क्या मामला है? ये असल में टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी यानी तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है और चीन तेजी से आत्मनिर्भर बनना चाहता है, खासकर सेमीकंडक्टर के मामले में। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने चीन को एडवांस चिप टेक्नोलॉजी और उसे बनाने वाले उपकरण बेचने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। कुछ टेक्नोलॉजी को कॉमर्स कंट्रोल लिस्ट CCL में डाल दिया है, जिसका मतलब है कि उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार से खास इजाजत लेनी होगी। और कुछ चीनी कंपनियों पर भी रोक लगाई है। हाँ, कई चीनी कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी कंपनियों को इन चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जो मिलना आसान नहीं होता। ये सब पिछले कुछ सालों में तेजी से हुआ है ना? जी हाँ, 2020 में हुआवे पर कड़े प्रतिबंध लगे। फिर अक्टूबर 2022 में अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए। फिर जापान और नीदरलैंड्स, जो चिप बनाने की मशीनरी में बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी अमेरिका के साथ आ गए। और चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की। हाँ, चीन ने भी कुछ कदम उठाए, जैसे अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन के चिप्स के इस्तेमाल पर कुछ प्रतिबंध लगाए। फिर गैलियम और जर्मेनियम जैसे जरूरी खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया, जो चिप बनाने में काम आते हैं। और फिर अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया। तो ये एक तरह की खींचतान चल रही है। तो मतलब सेमीकंडक्टर्स अब सिर्फ एक व्यापारिक वस्तु नहीं रहे, ये जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इस पूरी उथल-पुथल के बीच, जैसा आपने कहा, कंपनियां और देश अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ एक जगह पर निर्भर नहीं रहना चाहते। और यहीं पर भारत के लिए एक मौका बनता है ना? हाँ, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। देखिए, महामारी ने सबको सबक सिखाया, फिर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क, साथ ही चीन में लागतें भी बढ़ रही हैं। इन सब वजहों से मल्टीनेशनल कंपनियां अब चीन+1 या चीन+2 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। मतलब वो चीन के अलावा 1 या 2 और देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई का आधार बनाना चाहती हैं। सही कहा। कई सर्वे भी यही इशारा कर रहे हैं। जैसे अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स शंघाई के सर्वे में 40% कंपनियों ने कहा कि वो अपना निवेश चीन से बाहर शिफ्ट कर रही हैं या करने का सोच रही हैं। UBS का एक सर्वे था जिसमें 70% से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों ने यही बात कही। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, और ये भारत जैसे देशों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो खुद को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करें, खासकर हाईटेक इंडस्ट्री में। भारत में विदेशी निवेश बढ़ भी रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी भारत आ रही हो? हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण तो एप्पल का है। उनका लक्ष्य है कि 2025 तक वो अपने कुल आईफोन प्रोडक्शन का करीब 25% भारत में करें। ये बहुत बड़ी बात है। गूगल भी अपने पिक्सल फोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने पर विचार कर रहा है। अच्छा, तो वैश्विक रुझान भारत के पक्ष में है और भारत का अपना घरेलू बाजार भी तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये भारत की एक और बड़ी ताकत है। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2019 में ये करीब $22 बिलियन थी। अनुमान है कि 2026 तक ये $64 बिलियन हो जाएगी और 2030 तक $100 बिलियन को भी पार कर सकती है। $100 बिलियन, ये तो वैश्विक खपत का एक बड़ा हिस्सा होगा। हाँ, अनुमान है कि 2030 तक
भारत दुनिया की कुल सेमीकंडक्टर खपत का लगभग 10% इस्तेमाल कर रहा होगा। कुछ रिपोर्ट्स तो 2033 तक $160 बिलियन से ज्यादा का आंकड़ा बता रही हैं। और ये मांग आ कहाँ से रही है? कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा चिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे बड़े ड्राइवर हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी मोबाइल फोन और 5G नेटवर्क का विस्तार। दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज वगैरह। और तीसरा है ऑटोमोटिव सेक्टर, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ईवीज की वजह से। हाँ, ईवीज में तो बहुत चिप्स लगती हैं। बहुत ज्यादा। इनके अलावा 5G का जो रोल आउट हो रहा है, अक्टूबर 2024 तक ही देश के 770 से ज्यादा जिलों में 4.5 लाख से ज्यादा 5G बेस स्टेशन लग चुके थे। वो भी मांग बढ़ा रहा है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उसके लिए भी एडवांस चिप्स की जरूरत है। तो घरेलू मांग भी जोरदार है और दुनिया भर की कंपनियां भी भारत की तरफ देख रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके को भुनाने के लिए तैयार है? सुना है डिजाइन के मामले में भारत पहले से ही काफी आगे है। हाँ, ये बात सही है। चिप डिजाइन और R&D में भारत की स्थिति काफी मजबूत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर भारतीय हैं, करीब 1.25 लाख से ज्यादा। 1.25 लाख इंजीनियर? जी। और दुनिया की जो टॉप 25 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियां हैं, जैसे इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, एनवीडिया, कॉलकॉम, AMD, लगभग सभी के बड़े R&D और डिजाइन सेंटर भारत में हैं, खासकर बेंगलुरु में। तो डिजाइन में तो हम अच्छे हैं, लेकिन चिप बनाना तो अलग बात है ना? बिल्कुल। डिजाइन एक हिस्सा है। अब भारत की महत्वाकांक्षा है कि वो वैल्यू चेन में आगे बढ़े। मतलब डिजाइन के साथ साथ ATPOSAT यानी असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग में क्षमता बनाएं। और फिर सबसे बड़ा कदम, फैब्रिकेशन यानी खुद चिप बनाने वाले फैब स्थापित करें। और इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के बारे में सुना है? हाँ, ISM बहुत अहम पहल है। दिसंबर 2021 में सरकार ने इसे लॉन्च किया था, करीब $10 बिलियन, यानी 76,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ। $10 बिलियन? हाँ, और लक्ष्य एकदम साफ है, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का एक ग्लोबल हब बनाना। और इसके तहत जो वित्तीय मदद दी जा रही है वो काफी आकर्षक बताई जा रही है। हाँ, इस मामले में सरकार ने बहुत आक्रामक नीति अपनाई है। अगर कोई कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब या ATPOSAT यूनिट लगाना चाहती है, तो केंद्र सरकार प्रोजेक्ट की कुल लागत का 50% तक वित्तीय सहायता देगी। आधा खर्च सरकार उठाएगी? हाँ, आधा केंद्र सरकार, और इसके ऊपर राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से 20-25% तक अतिरिक्त इंसेंटिव दे रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 70 से 75% तक सरकारी मदद मिल सकती है। ये दुनिया में शायद इस वक्त सबसे उदार प्रोत्साहन योजना है। वाकई? हाँ। और क्या इसमें कुछ लचीलापन भी दिखाया गया है? हाँ, सरकार ने शुरू में जो 45 दिन की एप्लीकेशन विंडो रखी थी, उसे हटा दिया। अब कंपनियां कभी भी अप्लाई कर सकती हैं, दिसंबर 2024 तक। और ये भी साफ किया कि इंसेंटिव किसी भी तरह के चिप बनाने वाली यूनिट के लिए मिलेगा, सिर्फ सबसे एडवांस चिप्स के लिए नहीं। तो क्या इन बड़ी घोषणाओं और इंसेंटिव्स का कुछ असर जमीन पर दिख रहा है? क्या कोई बड़ी कंपनी आई है? बिल्कुल दिख रहा है। सबसे पहली और बड़ी घोषणा अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी की तरफ से आई। वो गुजरात के सानंद में $2.75 बिलियन का ATP प्लांट लगा रहे हैं। ATP मतलब असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग वाला? हाँ, वही। इसमें केंद्र सरकार करीब $1.375 बिलियन और गुजरात सरकार करीब $550 मिलियन का योगदान दे रही हैं। मतलब कुल $2.75 बिलियन में से लगभग $1.9 बिलियन सरकारी मदद है। उम्मीद है कि इसका पहला फेज 2025 की शुरुआत में चालू हो जाएगा। ये तो बड़ा कदम है। हाँ, और कहते हैं कि माइक्रॉन के आने से 3 से 5 और ATP प्रोजेक्ट्स के प्रस्तावों को गति मिली है। ये तो हुई पैकेजिंग की बात। असली चिप बनाने वाले फैब का क्या? वो तो और भी ज्यादा मुश्किल और महंगे होते हैं। हाँ, वो असली चुनौती है। लेकिन उसमें भी अच्छी खबर है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। पहला, उन्होंने ताइवान की कंपनी PSMC के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में एक फैब लगाने की घोषणा की है। इसकी लागत करीब $11 बिलियन, यानी 91,000 करोड़ रुपए। $11 बिलियन? जी हाँ। ये भारत का पहला बड़ा फैब होगा। जी हाँ, ये भारत का पहला बड़ा आधुनिक कमर्शियल फैब होगा। इसकी क्षमता हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने की होगी। उम्मीद है कि 2026 तक इसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। और टाटा का दूसरा प्रोजेक्ट टाटा असम के जागी रोड में लगा रही है। ये एक OSAT यानी पैकेजिंग प्लांट है, जिसकी लागत करीब $27,000 करोड़ यानी $3.2 बिलियन है। इसकी क्षमता हर दिन 48 मिलियन यानी 4.8 करोड़ चिप्स पैक करने की होगी।
उम्मीद है कि 2025 तक यहाँ से पहली चिप निकल आएगी। तो टाटा ग्रुप तो बहुत बड़े पैमाने पर उतर रहा है इस फील्ड में। इनके अलावा और कोई? हाँ, ऑन डी इन जैसे सीजी पावर, जापान की रेनेसास और थाईलैंड की स्टार्स मिलकर गुजरात में एक ओसैट यूनिट लगा रही हैं। केनेस सेमीकॉम नाम की एक और कंपनी सानंद गुजरात में ओसैट यूनिट लगा रही है। इनके अलावा इजराइल की टॉवर सेमीकंडक्टर और अदानी ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर था जिसका फैब प्रस्ताव अभी शायद समीक्षा में है। लार्सन एंड टुब्रो भी इस क्षेत्र में रुचि दिखा रही है। HCL और फॉक्सकॉन का भी एक ओसैट जॉइंट वेंचर बना है। तो मतलब माहौल बन रहा है, कई खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं। ये तो हुई मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग की बात। सरकार डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ कर रही है। वो DLI स्कीम क्या है? हाँ, DLI यानी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये खास तौर पर भारत की अपनी डिजाइन कंपनियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें सरकार प्रोडक्ट डिजाइन से जुड़े निवेश का 50% तक वापस देती है और जब प्रोडक्ट बिकता है तो बिक्री पर 4 से 6% का इंसेंटिव भी मिलता है। अच्छा। इसके तहत भी सितंबर 2024 तक करीब 12 स्टार्टअप्स को मदद मिल रही थी और कई आवेदन विचाराधीन थे। कुल मिलाकर 23 डिजाइन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। और एक वो PLI स्कीम भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। हाँ, PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये एक बहुत बड़ी व्यापक योजना है सरकार की जिसका कुल बजट $20 बिलियन से ज्यादा है अलग अलग सेक्टर्स के लिए। इसमें से करीब $7 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखे गए हैं। इसका मकसद है भारत में बनाने की लागत को कम करना। कंपनियों को उनकी बढ़ी हुई बिक्री पर 4 से 6% का इंसेंटिव मिलता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को 2026 तक $300 बिलियन तक ले जाने में मदद मिलेगी। तो सरकार पैसे भी लगा रही है, नीतियां भी बना रही हैं। और आपने कहा था कि व्यापार करने में आसानी के लिए भी कदम उठाए हैं। जी हाँ, जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार का नजरिया रेड टेप से रेड कारपेट का रहा है। एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है ताकि सारी मंजूरियां एक जगह मिल सकें। GST लागू हुआ। पुराने टैक्स विवाद जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहलाते थे उन्हें खत्म किया गया। श्रम कानूनों को सरल बनाया गया है। 29 कानूनों को मिलाकर 4 कोड बना दिए गए हैं। व्यापार सुगमता के लिए भी काम हुआ है, जैसे कस्टम क्लियरेंस का समय कम करना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। कोशिश तो पूरी है और महत्वाकांक्षा भी बड़ी है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ पैसा और नीतियां काफी नहीं होती। एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल बनाना पड़ता है। और यहीं पर भारत के सामने असली चुनौतियां खड़ी होती हैं। इकोसिस्टम से मतलब? जैसे कि कुशल लोग। हाँ, कुशल लोग सबसे पहली ज़रूरत। हमारे पास डिज़ाइन इंजीनियर तो हैं, जैसा हमने बात की 1.25 लाख से ज़्यादा, लेकिन इन हाईटेक फैब्स और ATP यूनिट्स को चलाने के लिए, उनमें काम करने के लिए बिल्कुल अलग तरह के स्किल्स चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग चाहिए। और उनकी कमी है? बहुत कमी है। एक अनुमान है कि 2032 तक इस सेक्टर में 12 लाख से ज़्यादा कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार ने इसके लिए चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 5 साल में 87,500 इंजीनियरों को ट्रेन करना है। एक स्किल इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोग्राम SISP भी है। AICT ने भी VLSI डिजाइन और IC मैन्युफैक्चरिंग में नए कोर्स शुरू किए हैं। और IITs वगैरह भी इसमें शामिल हैं? हाँ, IITs, ISC जैसे टॉप संस्थान रिसर्च कर रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक लंबी दौड़ है। इतने बड़े पैमाने पर कुशल वर्कफोर्स तैयार करना आसान नहीं है। ये तो हुई लोगों की बात। दूसरी बड़ी चुनौती शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, खासकर पानी और बिजली। आपने कहा था फैब्स को बहुत साफ पानी और लगातार बिजली चाहिए हो। ये शायद सबसे बड़ी और सबसे महंगी चुनौती है। एक बड़े फैब को रोजाना लाखों गैलन अल्ट्रा प्योर पानी चाहिए। ये वो पानी होता है जो हमारे पीने के पानी से भी लाखों गुना ज्यादा शुद्ध होता है। जरा सी भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। लाखों गैलन रोज, ये कहां से आएगा? यही सवाल है। धुलेरा में जो टाटा का फैब लग रहा है, अनुमान है कि उसे रोज 40 से 60 लाख गैलन पानी चाहिए होगा। क्या हम इतनी मात्रा में इतनी शुद्धता वाला पानी लगातार सप्लाई कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बिजली? बिजली भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। फैब्स को 24 घंटे 7 दिन बिना 1 सेकंड के लिए भी रुके बिल्कुल स्थिर बिजली चाहिए। वोल्टेज में 1% से भी कम का उतार चढ़ाव बर्दाश्त नहीं होता, वरना करोड़ों का नुकसान हो सकता है। भारत में बिजली उत्पादन क्षमता तो बहुत है, दुनिया में 3रे नंबर पर हैं हम। लेकिन क्या हम हर जगह, खासकर इन नई इंडस्ट्रियल लोकेशंस पर, इतनी भरोसेमंद और स्थिर बिजली दे पाएंगे? ये देखना होगा। और ये सब करने में लागत भी बहुत आती है। लागत की बात आई तो फैब लगाने की शुरुआती लागत ही बहुत ज्यादा होती है ना? हाँ,
एक आधुनिक फैब बनाने में कई बिलियन डॉलर लगते हैं। माइक्रॉन का एटीपी प्लांट ही $2.75 बिलियन का है। तो सोचिए फैब कितना महंगा होगा। टाटा का फैब 11 बिलियन का है। तो क्या भारतीय कंपनियों या स्टार्टअप्स के लिए इतना पैसा जुटाना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। खासकर घरेलू स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी से इतनी बड़ी फंडिंग लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रिटर्न आने में 8 से 10 साल लग सकते हैं और वीसी फंड्स आमतौर पे 5-7 साल में एग्जिट चाहते हैं। तो फंडिंग भी एक चुनौती है। और क्या मुश्किलें हैं? एक चिंता बौद्धिक संपदा आईपी की सुरक्षा को लेकर हो सकती है, जो विदेशी फाउंड्रीज को भारत आने से थोड़ा हिचकिचा सकती है। फिर हम अभी भी कच्चे माल जैसे कि खास तरह की गैसें, केमिकल्स, मिनरल्स और एडवांस मशीनरी के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर हैं। ये चीज़ें भारत में मिलती नहीं? मिलती हैं। जैसे केमिकल्स, गैस, मिनरल्स भारत में उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें सेमीकंडक्टर बनाने लायक अल्ट्रा प्योर बनाना पड़ता है। इसके लिए बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी बनानी होगी, जिसमें और $300-500 मिलियन का निवेश लग सकता है। कुछ भारतीय कंपनियां जैसे टाटा केमिकल्स, पिडिलाइट इस दिशा में सोच रही हैं। अच्छा, और कोई बड़ी चुनौती? हाँ, एक डर ये भी रहता है कि कहीं दुनिया भर में ज़रूरत से ज़्यादा फैब्रिकेशन कैपेसिटी न बन जाए, जिससे बाद में दाम गिरे और निवेश पर रिटर्न न मिले। और फिर पर्यावरण संबंधी मंजूरियां लेना भी एक प्रक्रिया है। तो चुनौतियां कई हैं। बिल्कुल। ये सब देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना जरूरी हो जाता है भारत के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। भारत ये सब अकेले नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, लागत बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूसरे देशों के साथ साझेदारी करना बहुत अहम है। जैसे अमेरिका के साथ? हाँ, अमेरिका के साथ भारत का सहयोग काफ़ी बढ़ रहा है। एक ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। फिर एक US इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप भी बनी है। उम्मीद है कि अमेरिका का जो चिप्स एक्ट है, उसके तहत कुछ फंड भारत को भी मिल सकता है, खासकर सप्लाई चेन बनाने, रिसर्च और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए। और हाल ही में भी कुछ हुआ है? हाँ, सितंबर 2024 में US स्टेट डिपार्टमेंट और भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के बीच एक साझेदारी की घोषणा हुई है। इसके अलावा भारत ने जापान, यूरोपीय संघ, EU और सिंगापुर के साथ भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, R&D और टैलेंट डेवलपमेंट पर सहयोग के लिए समझौते किए हैं। तो ये साझेदारियां अहम हैं। बहुत अहम है। इनसे हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, निवेश आएगा, हमारे लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी और हमारे बनाए प्रोडक्ट्स के लिए बाजार भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, सेमीकंडक्टर आज की दुनिया के लिए ऑक्सीजन जैसे हैं। हाँ, कह सकते हैं। दुनिया भर में सप्लाई चेन बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और इससे भारत के लिए एक बड़ा मौका बना है। सही। भारत सरकार इस मौके को गंभीरता से ले रही है। बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जा रहा है, नीतियां बनाई जा रही हैं और दुनिया की बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। हाँ, और कुछ शुरुआती सफलता मिली भी है, जैसे माइक्रॉन और टाटा के प्रोजेक्ट्स। लेकिन राह में कांटे भी कम नहीं है। पानी, बिजली जैसी बुनियादी चीजों की गारंटी देना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, और लाखों कुशल कामगार तैयार करना और भारी भरकम लागत का इंतजाम करना। और सिर्फ 1-2 फैक्ट्री लगाने से काम नहीं चलेगा, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा। रिसर्च से लेकर डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, कच्चा माल, मशीनरी, सब कुछ। बिल्कुल। ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें दशकों लग सकते हैं और लगातार मेहनत और निवेश की जरूरत होगी। भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार का 10% हिस्सा हासिल करना है। ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। भारत डिजाइन में तो पहले से ही मजबूत था, लेकिन क्या वो मैन्युफैक्चरिंग की इस बेहद मुश्किल, महंगी और पानी बिजली पर टिकी दुनिया में वाकई कामयाब हो पाएगा? क्या भारत सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन में एक और प्लेयर बनकर रह जाएगा, या वो सचमुच इस खेल को बदलने की क्षमता रखता है? ये देखना दिलचस्प होगा। और भविष्य में जब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, जैसे 2D मटेरियल या फोटोनिक्स की बातें होती हैं, तब भारत कहाँ खड़ा होगा? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले सालों और दशकों में ही मिलेंगे। बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़ने और इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं का भी हमें सुनने के लिए धन्यवाद।